नमस्कार। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी गुंगी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। अब आगे की कहानी। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। सुभाषिणी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वह अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर भर देता है। अब मानो वह अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कक्ष के झरोखे को खोलकर भयत्र अस्तावस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है। वह भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम नीरवता से अंतिम परिधि तक, यहाँ तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा, मानो इस स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी है। बाड़ीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी नहीं है, खाते पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए बाड़ीकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चलें। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इस बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रिसु, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने के लिए कलकत्ता जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरणी जैसे शिकारी की ओर ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। बाड़ीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढाढ़स और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे और कपोलों पर अश्रु की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वाल घर में अपनी चिर संगिनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बांह डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बात को न रोक सके। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जात की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र आंसुओं से गीला थे, नेत्र कहीं सूख न जाएं। इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपने बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार कर बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया।
निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार दवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वह आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुभा का विवाह संस्कार हो गया। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।